नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के ऊपर। लास्ट कक्षा में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम इतिहास को पढ़ने नहीं वाले हैं, सीखने वाले हैं। मैंने आपको सीरीज ही बताई थी कि हम इतिहास को इस पार से लेकर उस पार तक लेकर जाने वाले हैं। कल हमने कुछ बेसिक जो इतिहास से ऊपर होता है, इतिहास की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें हमें इतिहास ज़रूरी है, किस प्रकार से मानव जीवन और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करता है, इन सभी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं और जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उस चीज़ को हमने इतिहास के रूप में परिभाषित किया था। मैंने एक परिभाषा आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत वाली बताई थी कि अतीत की घटित घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। फिर मैं आपको लेकर गया कि इतिहास को हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद मैंने कहा आपको कि प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में मध्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बाद में ऐतिहासिक काल। ये कालखंड मैंने कल आपके सामने विभाजित कर दिए थे और आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको जीरो से पढ़ाने की बात मेरी रहेगी और पढ़ाने की नहीं है, सिखाने की बात है कि हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। आपने कल जीरो देख लिया था, अब जीरो से हम एक लेवल ऊपर अब चलेंगे, यानी आज हम एक की बात करने वाले हैं, जीरो की बात नहीं करने वाले। आज हम जो बात करेंगे वो एक नए सिरे से स्टार्ट होने वाला है। शायद आपने पहले ये चीज़ों को नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई भी हो सकती हैं, लेकिन आपको पता है कि जो आपको आता है वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखने वाली बात है। आज नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं और मैंने कहा था कि मैं आज गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला हूँ और गड़े मुर्दों के ऊपर हम बात करेंगे कैसे हमने इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, मतलब उनके बारे में पता कहाँ से पड़ता है। तो बने रहें मेरे साथ। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो पे हैं तो मैं आपसे पहले भी एक बार गुजारिश करूंगा कि आप पहला वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक विषय को पढ़ने का एक क्रम होता है। वो क्रम जो था वो मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया। ये दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं, तो बात करते हैं भारतीय इतिहास की। आप बोर्ड पे देखिएगा कल मैंने आपको कहा था कि एक विषय है, इस विषय का नाम आता है इतिहास। क्या नाम है? इतिहास। और कल आपके सामने इस विषय को मैंने 3 भागों में बांटा था। एक भाग का नाम दिया प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग जो हमने इसे नाम दिया, इसे हम बोलते हैं आद्य इतिहास, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरी विषय की बात करते हैं तो यहां पर मैंने कहा था कि ये जो हमारा आता है इसे हम ऐतिहासिक काल नाम देते हैं, यानी ये इतिहास है, ऐतिहासिक। ये बात हमने कल करी थी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। ऐसा कालखंड जिसके अंतर्गत हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कालखंड आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं और उन पुरातात्विक साक्ष्यों को और लिखित साक्ष्यों को हमारे द्वारा पढ़ लिया गया है। ऐसा कालखंड जो आता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां तक कल हमारी बात हो गई थी। अब बड़े गौर से देखना, ये तो कालखंड हमारा रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि हिंदी में इसको ये होता है प्राचीन, क्या बोलेंगे इसको? प्राचीन। और इसे हम बोल सकते हैं मध्य, मतलब आधुनिक इतिहास। तो ये हमारा प्राचीन है। आद्य का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। हुआ क्या था, घटना कैसे घटित होती है? एक बार की बात है, 1842 का समय था। कहाँ का है? 1842 का। और 1842 में एक व्यक्ति आते हैं, डॉक्टर प्राइम रोज। क्या नाम है? डॉक्टर प्राइम रोज। और डॉक्टर प्राइम रोज, क्या नाम है? रोज। रोज भी कैसा? हमें प्राइम, यानी उनका रोज काम होता था, उनका जो काम होता था, वो रोज जो काम करते थे वो इतिहास से संबंधित विषयों को अध्ययन करने या नए नए विषय जोड़, नए नए
चीजें खोजने के लिए काम करते थे, तो उनका काम प्राइम काम था, और वो प्राइम काम वो कब करते थे? रोज करते थे। 1842 में इनके द्वारा कर्नाटक, कहां की बात है? कर्नाटक। कर्नाटक का भी जिला आता है रायचूर जिला, और रायचूर जिला का भी एक गांव पड़ता है, एक स्थान पड़ता है लिंगसुर, लिंगासुर या लिंगसुर नामक स्थान पर। यहां पर इनके द्वारा सर्वप्रथम औजार खोजे गए। क्या खोजे गए? औजार। और औजार भी ये किसके बने थे? पाषाण के बने थे, पत्थर के बने थे। यानी मैं आपको दोबारा फिर एक विषय बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले 1842 में खोज चालू की गई, 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में पाषाण औजार प्राप्त किए जाते हैं। कैसे औजार? पाषाण औजार। और कौन है? डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा खोज की गई। कर्नाटक के रायचूर जिले में सर्वप्रथम पाषाण औजार प्राप्त किए गए। अब जब रायचूर मतलब प्राइमरोज के द्वारा इस विषय पर विचार किया गया कि यार ये औजार जो मुझे पत्थर से जो मेरे औजार प्राप्त हुए, ये किसके बने हुए? पाषाण के, यानी पत्थर के बने हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को किस कालखंड में रख सकता हूं, इन औजारों को मैं इतिहास के किस कालखंड में व्यवस्थित कर सकता हूं। ये उनके विषय या उनके दिमाग में ये विचार आया। उन्होंने कहा कि इस कालखंड में, क्योंकि इस समय की बात है, आपको पता है 1842 चल रहा है। 1842 का मतलब है वो आधुनिक काल में होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आधुनिक काल में हम अभी वर्तमानी कंडीशन, हम आधुनिक इतिहास में ही हैं, क्या वर्तमानी कंडीशन में आधुनिक इतिहास में क्या पत्थरों के औजार प्रयुक्त किए जाएंगे? बताओ। नहीं। आधुनिक काल में पत्थरों के औजार, आज तो हम टाइम बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, ये हमारे पास आज के हथियार हैं। तो उस समय तो इस कालखंड उनका विचार आया, क्या इस समय तो हम ऐसे औजारों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसको तो हम यहां से हटा दें। तो ये इस कालखंड को इन्होंने हटाया। दूसरे वो गए इस कालखंड में आद्य इतिहास काल में। और कल ही मैंने आपसे बात करी थी कि आद्य ऐतिहासिक काल में हम दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक सभ्यता आती है सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरी सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता। एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपने पहले पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो बड़े विस्तार पूर्वक से मैं आपको इस पाठ को खत्म करने के बाद यहां आऊंगा, तब मैं पढ़ाने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता। तो उन्होंने देखा क्या मैं इस औजार जो मुझे प्राप्त हुए, क्या मैं उनका संबंध इस कालखंड से रख सकता हूं? तो विचार में या उनके जवाब में ना आया। क्यों आया? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता थी। यहाँ के लोग शांति से रहते थे, ये व्यापार करना ज्यादा पसंद करते थे। इन्होंने हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे उत्खनन में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई औजार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो प्राइमरोज का दिमाग खराब हो गया कि इस कालखंड को, ये इन औजारों को मैं सिंधु घाटी सभ्यता से तो ताल्लुक नहीं रख सकता, ये सिंधु घाटी सभ्यता से तो संबंध नहीं रखते हैं। दोबारा उन्होंने वैदिक सभ्यता की बात करी, और आपको पता है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत लोहे का आविष्कार हो गया था। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रथम साक्ष्य आपको पता है 1000 BC के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। तो उन्होंने फिर विचार किया यार ये औजार तो पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन वैदिक काल में तो लोहे का प्रयोग हो गया था, तो क्या इनका संबंध इनसे रख सकते हैं? कतई नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों ने औजार बनाए होंगे तो वो औजार किसके होंगे? लोहे से बने होंगे, लोहे से निर्मित होंगे। तो मैं इस जगह भी, इन दोनों जगह भी मैं इस जो मेरी खोज है इसको इतिहास में व्यवस्थित नहीं कर सकता। यहां तक इतिहास, क्योंकि हमें पता है सबसे पहला इतिहास हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इतिहासकारों का दिमाग घूम गया कि भाई साहब एक इतिहास में एक कालखंड ऐसा भी है जो ज्ञात इतिहास से भी पूर्व का इतिहास है, यानी उससे पहले का भी इतिहास है। तो इतिहासकारों को मजबूर होकर एक नया इतिहास कालखंड या एक नया कालखंड जोड़ा गया, जिसका नाम आता है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल जोड़ा गया। और इस प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा कि आदि इतिहास का मतलब होता है प्राचीन, तो ये प्राचीन है, तो ये कालखंड कैसा होगा? प्राचीनतम। कैसा होगा? प्राचीनतम।
और ऐसे कालखंड जो जोड़ा गया वो आया प्रागैतिहासिक काल। ये इस खोज के आधार पर, अगर वास्तव में ये खोज नहीं होती तो शायद हमारे इतिहास में प्रागैतिहासिक नाम का चैप्टर हमें पढ़ने को ही नहीं मिलता। तो ये कालखंड जोड़ लिया गया। अब आगे बात करें तो ये खोज हो गई है, अब ये हमारा प्राचीनतम हो गया। अब आगे जाके जब जब धीरे धीरे खोज बढ़ी और खोज बढ़ने के बाद में हमें 3 प्रकार के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। 3 प्रकार के पत्थरों के औजार प्राप्त हुए। तो इतिहासकारों ने भी कहा कि यार ये इतिहास का एक कालखंड तो हो गया, लेकिन इसमें पत्थरों से औजार प्राप्त हो रहे हैं। तो पाषाण से, तो पाषाण के भी 3 प्रकार के औजार हैं। तो उन्होंने भी इस पूरे कालखंड को पाषाण काल नाम दिया और पाषाण खंड को भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अब आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नाम आएगा डॉक्टर प्राइमरोज का। प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इस प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित किया गया, परिभाषित किया गया, इसे प्राचीनतम कहा गया। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा प्रागैतिहासिक काल को क्या किया गया? उद्घाटित किया गया। अब आगे बात करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? मैंने थोड़ा प्राचीनतम इतिहास आया, प्राचीनतम इतिहास। अब आगे देखिएगा, यहां पर मैं आपके सामने इसे मिटा देता हूं। तो अब एक नया जो चैप्टर हमारे पास जुड़ के आया, उस चैप्टर का नाम आएगा प्रागैतिहासिक काल। तो मैंने नाम दिया कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल की बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है, इसे उद्घाटित करने का या इसके ऊपर सर्वप्रथम काम किसने किया? तो उद्घाटित करने का श्रेय दिया जाएगा डॉक्टर प्राइमरोज को। किसे दिया जाएगा? प्राइमरोज। और उनका रोज काम क्या होता था? यानी उनका प्राइम काम था खोज करना। तो डॉक्टर प्राइमरोज यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर हमें औजार प्राप्त हुए और ये औजार किससे बने होते थे? पत्थरों से बने होते थे। किससे बने होते थे? पत्थरों से बने होते थे। तो उन्होंने देखा अब ये पत्थर भी हमें कितने प्रकार के प्राप्त होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इतिहासकारों का फिर भी दिमाग घुमा, क्योंकि ये पत्थरों से बना हुआ था। तो इस प्रागैतिहासिक काल को इतिहासकारों ने पुनः 3 भागों में तोड़ा। कितने भागों में तोड़ा? 3 भागों में। पहला, क्योंकि सबसे प्राप्त हुए, प्राचीन का मतलब पूरा, इसको कहा गया क्योंकि पत्थरों से है। तो ये कैसे है? पाषाण काल, यानी पत्थरों का काल रहा। और पाषाण काल को भी 3, यानी सबसे पूरा था, तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। दूसरे की बात करते हैं, पूरा पाषाण काल के बाद में अगला जो काल तोड़ा मतलब बीच का है, तो ये हो गया मध्य पाषाण काल। और अगर बात करेंगे तो ये हो गया हमारा कौन सा काल? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अब देखो, ये पत्थरों के युग की भी शुरुआत कहां से होती है? पूरा पाषाण काल की शुरुआत भी कहां से होती है? देखिएगा, सर्वप्रथम, अब ये तो आपने प्राइमरोज हो गया, आपको क्या पता पड़ गया? प्रागैतिहासिक खोजों का जन्म। आगे जाकर जब खोज बढ़ी 1842 के बाद में 1863 का समय आया। और 1863 एक व्यक्ति आया जिसका नाम आता है रॉबर्ट ब्रसफुट। रॉबर्ट ब्रसफुट। और रॉबर्ट ब्रसफुट के द्वारा फिर नए औजार खोजे गए। क्या खोजे गए? औजार। और जब ये नए औजार खोजे गए तो ये औजार किसके बने थे? पत्थरों के बने थे। और ये औजार कहां से खोजे गए? ये औजार खोजे गए मद्रास। और मद्रास की भी एक जगह पड़ती है पल्लवरमपुर या पल्लवरम। तो कहां से खोजे गए? पल्लवरम से। किसने खोजे? रॉबर्ट ब्रसफुट ने। और ये औजारों को इसने कहा कि जो पत्थर के औजार हैं ये क्या हैं?
एक तरीके से बड़े बड़े बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? बड़े बड़े बने हुए हैं। तो ये औजार क्या है ना, ज्यादा पतले नहीं है, ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बने हुए, पुराने हैं, टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। तो ये औजार हो सकते हैं बहुत प्राचीन है। यानी ये किस कालखंड के हैं? पुरा पाषाण काल के। किस कालखंड के? तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर के औजार हैं, ये किस कालखंड के हैं? पुरा पाषाण काल के। किस काल के? पुरा पाषाण काल। अब एक नया क्वेश्चन फिर बन गया आपके सामने क्वेश्चन बन गया कि पूरा पाषाण काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? रॉबर्ट ब्रसफुट को। किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रसफुट को दिया जाता है। 1863 में उनके द्वारा खोज की गई और भारतीय इतिहास में इस रॉबर्ट ब्रसफुट को प्रागैतिहासिक, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक या पुरा पाषाण खोजों का जनक माना जाता है। पुरा पाषाण खोजों का जनक माना जाता है। और अगर आपने आरएस का पेपर उठा के देखा हो तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रागैतिहासिक खोजों का या पुरा पाषाण काल का जनक किसे माना जाता है? तो उस जनक का नाम आएगा रॉबर्ट ब्रसफुट। कहां पर? 1863 में मद्रास के कहां पर? पल्लवरम नामक स्थान से यहाँ पर औजार खोजे गए और ये औजारों से पता पड़ा कि ये औजार किस कालखंड के? प्रागैतिहासिक काल के तो हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक कालखंड के भी किस कालखंड के हैं? पुरा पाषाण काल के। तो अब एक नया चैप्टर हमारे सामने स्टार्ट हुआ, पुरा पाषाण काल। आगे जाकर यही मध्य पाषाण काल आया और आगे जाकर यही कौन सा कालखंड बना? नव पाषाण काल। अब हम एक एक कालखंड को सही तरीके से पढ़ने वाला हूं। मैंने आपको पहले बता दिया प्रागैतिहासिक काल को ही मैंने 3 भागों में बांट दिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम एक एक चीज को सही तरीके से पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1863 में, अब मैं पहली बात करता हूं, एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक चाप के सामने डाला है, ये है पुरा पाषाण काल। कौन सा काल? पुरा पाषाण काल। ये हो गया पुरा पाषाण काल। और पुरा पाषाण काल के अंतर्गत हमें पता है मानव की उत्पत्ति, और मानव की उत्पत्ति जो होती है वो किस रूप में हुई? आदि मानव के रूप में। किसके रूप में? आदि मानव। तो हम जो सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की उत्पत्ति मानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आदि मानव। अब यहां पर देखना, मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं और यहां पर वो फैक्ट देने वाला हूं जो अन्यथा आपने नहीं पढ़े होंगे। जितना मुझे विश्वास है, आदि मानव आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम जो आदि मानव खोजा गया या आदि मानव के जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो कौन सी प्रजाति का था? कहां पर प्राप्त हुए? कहां से सर्वप्रथम में आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आदि मानव के सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अफ्रीका से प्राप्त होते हैं। कहां से? अफ्रीका से। आपने अगर देखा हो कि आदि मानव पहले ऐसे झुककर चला करता था, फिर धीरे धीरे वो सीधा खड़ा स्टार्ट हुआ, तो वो अफ्रीका के जंगलों से निकला, बानर के रूप में था। किसके रूप में? बानर के रूप में था। और बानर के रूप में धीरे धीरे उसने सीधा खड़ा होना सीखा। पहले 4 पैरों पर चलता था, फिर आगे बढ़ा तो फिर वो 2 पैरों पर और अपने आप को सुव्यवस्थित करना सीख गया। तो सर्वप्रथम आदि मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? अफ्रीका से। और अफ्रीका से जिस प्रजाति के आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उस आदि मानव को कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी? तो उसका नाम आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा नाम आएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सर्वप्रथम जो आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अफ्रीका से प्राप्त होते हैं और उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये तो हमारे आदि मानव की बात हुई। भारत में सर्वप्रथम आदि मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? भारत में आदि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं कहां की? भारत में। और भारत में सर्वप्रथम आदि मानव के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। कहां से? नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी का भी एक स्थान आता है, स्थल आता है जिसका नाम है हथनोरा। क्या नाम है? हथनोरा। तो भारत में सर्वप्रथम
कहां से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी का स्थल कौन सा है? हथनोरा। कौन सा स्थल है? हथनोरा। तो यहां से हमें हथनोरा से प्राप्त हुए। अब इस हथनोरा से सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो एक आदि मानव की खोपड़ी के साक्ष्य थे। किसके साक्ष्य? आदि मानव की खोपड़ी। तो सर्वप्रथम जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो किसके हैं? आदि मानव की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस आदि मानव को इतिहासकारों ने नाम दिया रामाफिथिकस। क्या नाम दिया? रामाफिथिकस या फिथिकस। इसे क्या कहा गया? रामाफिथिकस। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑस्ट्रेलोफिथिकस अफ्रीका का, और भारत में जो आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसे क्या बोला गया? रामाफिथिकस। आदि मानव की खोपड़ी। याद भी रखने, याद कैसे रख सकते हो? हथनोरा, हथनोरा का मतलब हथौड़ा, मारा हथौड़ा निकाली खोपड़ी, मारा हथौड़ा निकाली खोपड़ी, मारा हथौड़ा निकाली खोपड़ी। और खोपड़ी किसकी थी? रामाफिथिकस की। किसकी थी? रामाफिथिकस की। तो ध्यान रखना, ये तो आदि मानव किसका? अफ्रीका से। और भारत में कहां से प्राप्त होते हैं? नर्मदा घाटी से। अगर आप अप लेवल की तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राजस्थान पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं तो शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आपको सही तरीके से इतिहास पढ़ना है तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको कहा इतिहास इस पार से उस पार लेकर चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आदि मानव की क्या हो जाती? उत्पत्ति। आपसे पूछ लिया जाए कि आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो आपका आंसर आना चाहिए पुरा पाषाण काल। अगर पुरा पाषाण काल ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर आना चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि यहां पर अब मैंने कालखंड डाला हुआ है पुरा पाषाण काल। अब इस आदि मानव की उत्पत्ति हो गई है तो सीधी सी बात है, ये जो अगली विशेषता इसकी रहेगी, ये क्या रहेगा? ये व्यक्ति इधर उधर भटकेगा कि नहीं भटकेगा? भटकेगा। तो ये इसका जीवन कैसा था? यायावार जीवन था। कैसा था? यायावार। यायावार का मतलब ये इधर उधर भटकता रहता था, क्योंकि इसको तो भोजन की तलाश। अब भोजन की तलाश के लिए क्या करेगा? भोजन की तलाश के लिए ये क्या करेगा? पशुओं को मारेगा और पशुओं को मारकर खा जाएगा। इसका मतलब ये एक तरीके से क्या था? शिकारी था। कौन है? शिकारी रहेगा। तो ये एक शिकारी था। उसकी अब इसकी कंडीशन भी कैसी रहेगी? बेचारा दयनीय जीवन व्यतीत करेगा। कैसा जीवन? दयनीय। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं है कि घर पे गए और घर पे हमें रेडी पकवान मिले और हमने खा लिए। यहां तो उसको पशु को पकड़ना पड़ेगा। और पशु को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि पशु भागेगा तो ये उसके पीछे भागेगा, और उसके पीछे भागेगा तो बड़ी मेहनत के बाद कोई पशु इसके हाथ में आएगा, और जब पशु हाथ में आएगा तब जाकर उसे मारेगा और तब जाकर उसको कच्चा मांस खाएगा। तो इसकी स्थिति कैसी थी? बेचारे की दयनीय थी। किसी दिन तो हाथ में आ गया, किसी दिन तो हाथ में ही नहीं आया, तो भूखा भी सोना पड़ सकता था। दूसरी बात आती है इसके औजारों की बात करें, क्योंकि इसे पशुओं को मारने के लिए क्या चाहिए होते हैं? औजार चाहिए। तो इसके जो औजार थे वो कैसे बने हुए थे? बड़े बड़े पत्थरों के बने थे। कैसे बने थे? बड़े बड़े पत्थरों के। और इस पत्थरों को नाम भी दिया गया है, ये स्फटिक के बने थे। किसके बने थे? स्फटिक। स्फटिक या क्वार्टजाइट के बने हुए थे। क्वार्टजाइट के औजार बने हुए थे, बड़े बड़े थे। अब बड़े बड़े पत्थरों से औजार बना रखे थे। अब हो सकता है कि उसने कहीं ना कहीं गड्ढा खोद रखा हो और गड्ढे में कहीं ना कहीं कोई पशु जाकर फंस जाता हो और बड़े बड़े पत्थरों से फेंक कर उसके ऊपर वार करता हो, और जब वो पशु मर जाता हो तब उसे खा लेता होगा। तो औजार कैसे थे? बड़े बड़े पत्थरों के, स्फटिक के या क्वार्टजाइट के इसके बने हुए थे। कंडीशन बड़ी बेचारी की शिकारी के रूप में है, दयनीय स्थिति में है, यायावार जीवन भटक रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर नहीं मिलेगा उसके लिए खाना तो कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आगे की बात देखें, ये औजारों की बात हुई। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पुरा पाषाण काल स्थल कौन कौन से हैं, भारत में पुरा पाषाण काल स्थल कौन कौन से हैं, तो देखना स्थलों की बात करते हैं। आपको पता है सर्वप्रथम जो स्थल पुरा पाषाण काल से संबंधित खोजा गया उस स्थल का नाम है पल्लवरम। पल्लवरम कहां का था? मद्रास का। तो ये भी वहीं का आता है। तो दूसरा स्थल की बात करें तो दूसरा स्थल अभी भी देखा आपने, हथनोरा। हथनोरा ये कहां का है? नर्मदा घाटी में, यानी मध्य प्रदेश में। तीसरे स्थल की बात करेंगे तो एक और स्थल आता है भीमबेटका, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भीमबेटका किस काल का स्थल है। तो भीमबेटका जो है वो पुरा पाषाण काल का स्थल है। यहां पर हमें शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। शिलाचित्र का मतलब है पत्थरों के ऊपर क्या बनाए गए हैं? चित्र बनाए गए हैं।
तो सर्वप्रथम अगर हमें शिलाचित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो वो कहां से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से। तो ये कालखंड कौन सा है हमारा? पूरा पाषाण कालखंड। समझ में आया? आदि मानव, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, भारत में नर्मदा घाटी, नाम है रामापिथिकस, हथनोरा, मारा हथौड़ा, निकाला खोपड़ी, यायावार जीवन व्यतीत करता था, शिकारी के रूप में था, कंडीशन बड़ी दयनीय थी, औजार बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे, पत्थर स्फटिक होता था या क्वार्टजाइट होता था। स्थलों की बात की जाती तो पल्लवरमपुरम मद्रास से, हथनोरा नर्मदा घाटी से, भीमबेटका मध्य प्रदेश से, और भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें शिलाचित्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्टडी डीप रहेगी। तो ये तो कालखंड कौन सा हुआ? पूरा पाषाण कालखंड। आगे जाकर उसका जीवन और बढ़ा और आगे जाकर वो अगले कालखंड में प्रवेश करता है। इस कालखंड का नाम आता है मध्य पाषाण कालखंड। तो मैं यहां पर देता हूं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल, इसे मिटा देता हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। में जो आदि मानव जाना जाता है उसका नाम हमने बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपसे पूछा जाए कि आदि मानव के साक्ष्य भारत में कहां पर प्राप्त होते हैं, तो भारत में नर्मदा घाटी में प्राप्त होते हैं। और नर्मदा घाटी का भी मतलब यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विशेष रूप से उस जगह का नाम आया था, तो उस जगह का नाम है हथनोरा। तो हथनोरा से हमें आदि मानव के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। वहां पर खोपड़ी, मैंने आपको ट्रिक ही बताई थी कि मारा हथौड़ा, निकाली खोपड़ी के साक्ष्य वहां पर प्राप्त हुए थे। अब आगे इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम आदि मानव के बारे में आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।